साइमा ने ना सारी ज़िंदगी खुद तमीज़ सीखी, ना ही औलाद को तमीज़ सिखाने का तकल्लुफ़ किया। अजीब जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारी थी इसने। साइमा बेइंतहा बदफितरत थी। हर किसी की टोह में लगे रहना और इल्ज़ाम लगाना, चुगली करना बचपन का साथ था। साइमा से वक्त बदल गया, सब बदल गया। राहदारियाँ, टाफियों और गोले गंडे वाली दुकानें, हर एक रास्ता बदल गया। मगर नहीं बदली तो बदशक्ल और बद आदत साइमा नहीं बदली। सालों पहले जब गज़ल को अरमान से मोहब्बत हुई, तब सबसे पहले पता भी साइमा को चला था। वही इसकी टोह लेने वाली आदत। अरमान से पहले मज़हर भी इसी का तलबगार था। मगर गज़ल ने बड़े रसान से इसे मना कर दिया था, क्योंकि इसे भी दिल से सिर्फ अरमान ही भाया था। मोहब्बत की परवाज़ें इन दिनों अरूज पर थी। तब अरमान इसे मांगने के लिए आने ही वाला था अपने वालदैन के साथ। तो तब ही साइमा को शरारत सूझी। वो अरमान की वालदा के पास पहुंच गई और किरदार कशी की कोशिश करने लगी। वालिदा जहां दीदा खातून थी, इसीलिए इसे मुंह की खाना पड़ी और लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मगर वो साइमा ही क्या जो शरारत से बाज आ जाए या फिर शर्मिंदा हो जाए। साइमा को कहीं भी शर्म नहीं आई, ना ही इसे दुख हुआ। इसने इस तरह की सबकी इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बस आदत जो थी। अरमान की वालदा ने बड़े तरीके से इसे जता दिया था कि बेटा, हम गज़ल को अरमान के लिए मांगे या ना मांगे, तुम हमें अरमान के लिए कतन कबूल नहीं हो। इसलिए चले जाओ, बाकी की तहकीक हम खुद कर लेंगे। इसकी इस हरकत का पता तो अरमान को भी था। इसने भी नफ़रत अमेज़ खामोशी इख्तियार कर ली थी और गज़ल तो पहले ही वाकिफ़ थी। वो मुस्कुरा कर चुप हो गई। इन दोनों का मिलना लिखा था, कुदरत ने मिला दिया। देगों के नीचे जली आग से ज़्यादा साइमा जली थी, और जितने उबाल पकवानों में आए थे, इससे दुगने साइमा के वजूद को तहस नहस कर गए थे। इस तरह के ज़हनी मरीज़ों को सुकून सारी ज़िंदगी नहीं मिलता। इसे भी नहीं मिला। सारे मेहमानों में सबसे ज़्यादा बेसुकून साइमा ही थी। स्कूल में की गई चुगलियाँ, किसी का लंच बॉक्स दूसरे बैग में, किसी का पेन किसी दूसरे के ज्योमेट्री में। इसके अलावा लड़कियों के लव अफेयर्स और अज़ खुद तैयार करना। साइमा ने कहीं एक को बदनाम भी किया था। फितरत का अक्स चेहरे पर भी आ गया था। कुदरत ने इसे जवानी में भी बेढंगा कर दिया था। इंसान की शख्सियत भी इसके काम बनाते हैं। फिल्मों में दुल्हन का चेहरा बदसूरत दिखाते हैं क्योंकि वो बदसूरत हरकतें करता है, और हकीकत में भी ऐसा ही होता है। कोई खूबसूरत चेहरे वाला भी बुरी बात या हसद करके आईने में खुद को देखे तो वो बदसूरत ही हो जाएगा। साइमा को अरमान पसंद था, मगर अरमान ने इसे कभी पसंद नहीं किया। वो दिल के सुनने वाला इंसान था। इसके दिल में गज़ल रहा करती थी। इसे गज़ल के सिवा कोई दूसरा कबूल नहीं था। ज़िंदगी भी क्या खेल खेलती है, और कभी कभी लोगों से भी क्या खेल खेल जाती है। अरमान से बड़े भाई की बीवी का अचानक ही इंतकाल हो गया। दो छोटे छोटे बच्चे थे। अफहान इन्हें तन्हा पाल नहीं सकता था। इस दौरान साइमा को कोई भी कबूल नहीं कर रहा था। ले देकर एक ही दही रह गई थी। तब अरमान की माँ इसे ब्याह लाई। वो झुके सर आई थी। उन्होंने समझा कि वो इतनी ठोकरों के बाद बदल गई होगी, मगर साइमा को देखकर गज़ल ज़रूर ठटक गई थी। इसने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अब खैर कहाँ रहेगी। और भी देवरानियाँ जेठानियाँ थीं, मगर किसी से इतना ख़तरा नहीं था जितना कि इससे महसूस हुआ था। अभी गज़ल की शादी को तीसरा साल था। अमन चैन ज़्यादा था, दुख कम थे, मगर इस रात गज़ल सो नहीं सकी। बचपन से वो इसे देख रही थी। फसाद फितना फैलाए बगैर वो रह जाए, ये हो नहीं सकता। वो सांस लेना तो छोड़ सकती है, मगर फसाद फैलाना और मतलब परस्ती नहीं। वो किसी का भी गला काटने से पहले खूब मीठी हो जाया करती थी। जब वो पहली बार गज़ल के कमरे में आई, तब वो जलेबी लग रही थी बहुत सारे शीरे के साथ, मगर गज़ल इससे शक्कर वाला ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती थी। काश ये यहाँ से गायब हो जाए। तुम्हें वो मज़हर याद है? गज़ल साइमा के मुंह पर कालक फैल चुकी थी।
اللہ نے اسے بیٹی سے نواز دیا تھا، اس کی فطرت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا، آج بھی کسی کا گھر اجاڑنے کا حوصلہ تھا اس میں۔ بیٹی کیا تھی ہو، بہو سائمہ کی فوٹو کاپی شکل میں ہی نہیں، کاموں میں بھی ماں پر گئی تھی۔ عافیہ نے پہلے پہل باتھ روم سے صابن چرانا شروع کیا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ گھرانہ خوب خوشحال تھا، پھر کچن میں سے پیاز ادرک غائب کیے اور آخر میں تائی اور چاچیوں کے کمروں میں گھس کر ان کی الماریوں میں ٹنگے کپڑے چابک دستی سے کینچی سے کاٹنے لگی تھی۔ ہمسایوں کے گیٹ کی بیل بجا کر بھاگ جانا، پتھر مارنا عام سی بات تھی۔ اسکول میں بھی وہ ہو بہو ماں کی فوٹو کاپی تھی۔ ایک آدھ بار غزل نے ٹوکا، پھر سائمہ سے بھی کہہ دیا، مگر نتیجہ صفر تھا۔ اس نے کبھی بھی اولاد کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے علاوہ۔ سائمہ کی کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی، افہان بھائی کی مجبوری، چھوٹے بچے تھے، وہ صبر کر گئے تھے اور کون کرے گا۔ اب بات چلتے چلتے وہی کردار کشی تک پھر بھی پہنچ گئی تھی۔ غزل نے حتی الوسعت نجمہ کو عافیہ سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، اس سے دور رہنا ناممکن تھا۔ اپنی عمر سے زیادہ شاطر تھی اور یہی سب اس کے کام آنے والا تھا۔ سائمہ نے کسی طرح بڑے بھائی کے سب سے چھوٹے بیٹے کو عافیہ دے دی تھی کہ گھر کی بیٹی ہے، گھر میں ہی رہ جائے۔ خوب دھوم دھام سے بیاہ کیا اور عافیہ رخصت ہو گئی۔ غزل نے شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کی شادی کا سوچنے لگی تھی۔ اسی سوچ وچار میں عافیہ کی ٹھیک 2 ماہ بعد واپسی بھی ہو گئی تھی۔ اس رات غزل کو بہت دکھ ہوا۔ بیٹی تو کسی دشمن کی بھی اجڑے تو تکلیف ہوتی ہے، اس نے عفان بھائی کو بھی زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا، ورنہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک انسان تھے۔ تم چغل خور اور جاہل عورت تھی سائمہ، تم نے بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ تم کبھی پیار کے لائق تھی ہی نہیں، بچے تو جانوروں کے بھی ہو جاتے ہیں، تم نے بس جنا تربیت نہیں کی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، چغل خور سے زیادہ بدبخت غزل نے آج تک نہیں دیکھا۔ بات ذرا سی ہے مگر اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جیسا کہ اس چغل خور کی برائی بڑی دور نکل آئی تو بہت دور۔